इंजरी के बारे में पढ़ रहे थे। हेड इंजरी के हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ ली थी। देन विल स्टडी अबाउट डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज। डिजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो रिलेशन है बिटवीन द डिजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस और ब्रेन इंजरीज का वो अभी तक क्लियर नहीं है, स्टिल अनक्लियर, कि किसी को पता नहीं है कि उनका कुछ रिलेशन है भी या नहीं। डिजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस मतलब कि अगर ब्रेन इंजरी हुई है उसके बाद अगर कोई डिजीज हमें हो जाता है तो उसका कोई रिलेशन उस चीज से है या नहीं है। तो ये जो मिस्ट्री है अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। बट डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली हमारी जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उनका लॉस हो जाता है। मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से हमें कोई भी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। लाइक एल्जीमर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन है वो उसकी जो मेमोरी है या तो वो लॉस हो जाएगी। इट मे बी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, या जो अदर उसकी थिंकिंग स्किल्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू पार्किंसंस डिजीज। एल्जीमर डिजीज के साथ साथ उसको पार्किंसंस डिजीज भी होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज में उसकी जो मूवमेंट्स होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि ट्रेमर्स होना शुरू हो जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, या जो उसकी मूवमेंट एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। देन आता है डिमेंशिया पुजिलिस्टिका। सो इसमें क्या होता है, हमारा ये कब होता है, जब हमारे हेड में बार बार कोई रेपिटेटिव ब्लोज हुए हों, उसकी वजह से ये होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारी जो डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। और जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो हमारी मूवमेंट्स के साथ होती है। मेनली द पर्सन इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, मतलब वो ना तो कोऑर्डिनेट कर सकता है प्रॉपरली, ना तो बैलेंस मेंटेन कर सकता है, ना ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाता है। सो मेनली अगर ब्रेन इंजरीज हुई है तो देयर मे बी चांसेस कि पेशेंट को कोई भी डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर हो जाए। लाइक एल्जीमर्स डिजीज हो सकता है, जिसमें क्या होता है उसकी मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स में अल्ट्रेशंस आ जाती हैं। पार्किंसंस डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें मूवमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि ट्रेमर्स हो जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, या फिर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है डिमेंशिया पुजिलिस्टिका। इसमें क्या होता है, ये अगर हमारी ब्रेन इंजरी जो हो रही है अगर उसमें बार बार ब्लोज हुए हों, मतलब रेपिटेटेड ब्लोज टू द हेड अगर होते हैं, तब चांसेस होते हैं कि हमें डिमेंशिया पुजिलिस्टिका हो जाए। इसमें क्या होता है, हमारे डिमेंशिया के सिम्टम्स आते हैं, मतलब पेशेंट को साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं, या फिर उसकी जो मूवमेंट प्रॉब्लम्स होती है वो आती है। देन नेक्स्ट कम्स टू प्रिवेंशन। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी, ब्रेन ट्रोमेटिक इंजरी हुई है तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉलो दीज टिप्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेन इंजरी। अगर कोई भी सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग्स, अगर कोई भी व्हीकल तुम चला रहे हो, काइंड ऑफ अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो या फिर कार में तुम बैठे हो, तो कार में तो तुम्हें पता है कि एयर बैग्स वगैरह होते हैं। और अगर तुम बैठ रहे हो तो यू हैव टू वेयर प्रॉपर सीट बेल्ट, उसमें लगा के बैठना है। अगर तुम मोटरसाइकिल, बाइसिकल कुछ भी चला रहे हो तो यू हैव टू वेयर योर हेलमेट, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ भी इंजरी होती है तो तुम्हारा हेड जो है कहीं ना कहीं कुछ उसमें प्रोटेक्शन उसकी हो जाती है। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अगर किसी ने अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है या फिर बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज करता है, तो उस सिचुएशन में उसको ड्राइव ना करने के लिए बोलना है। और अगर वो कोई काइंड ऑफ ड्राइव कर भी रहा है या कुछ भी कर रहा है, पहले तो हम उसको ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो अल्कोहलिज्म करता है या फिर जो ड्रग इंड्यूस लेता है या ड्रग ओवर यूज करता है, उनको हमें ड्राइव करने के लिए बोलना ही नहीं है। हेलमेट्स वही है कि जब भी तुम कहीं जा रहे हो, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, स्केटबोर्ड, किसी भी चीज का अगर तुम यूज कर रहे हो तो यू हैव टू वेयर योर हेलमेट। अगर तुम हेलमेट पहनोगे तो उससे क्या होगा, प्रॉपर एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारे हेड में।
पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स। जब भी तुम जा रहे हो, चल रहे हो, या फिर तुम कभी भी ड्राइव कर रहे हो, तो यू हैव टू लुक योर सराउंडिंग्स कि जो तुम्हारी सराउंडिंग्स है, कहीं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, कोई गाड़ी बहुत तेज आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो यू हैव टू चेक कि कोई सराउंडिंग्स में ऐसी चीज तो नहीं है। या तुम क्रॉस कर रहे हो, रोड को क्रॉस कर रहे हो, स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हो, तुम फोन पे हो, या फिर स्मार्ट डिवाइस कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें वो यूज नहीं करनी है। बिकॉज अगर तुम ऐसा करते हो तो देयर में भी चांसेस कि तुम्हारे साथ कोई भी वहां पे इंजरी या एक्सीडेंट हो सकता है। प्रिवेंटिंग फॉल्स, अगर क्या है, पेशेंट को हेड इंजरी से बचाना है, तो मेनली जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं और जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, हमें उनको प्रिवेंट करना है। कैसे? उनको फॉल होने से बचाना है। इंस्टॉल हैंड रेल्स इन द बाथरूम, अगर कोई एडल्ट या चाइल्डहुड, ओल्डर या फिर चाइल्डहुड हमारे घर में, तो वी हैव टू इंस्टॉल हैंड रेल्स इन द बाथरूम, जिसकी वजह से अगर कोई वॉशरूम यूज कर रहे हैं और वहां पे हमने हैंड रेल्स लगाए हैं, तो कई बार बाथरूम से होते हैं बहुत स्लिपरी होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हैंड रेल्स क्या होगा, वहां पे स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे जो फॉल है वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। Then next comes to put on non-slip mat in the bathtub और shower। हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हम शावर लेते हैं या बाथ टब है, तो वहां पे नॉन स्लिपरी मैट जो है हमें वहां पे हमेशा रखने हैं। अगर कोई भी मैट हम ऐसे ही रख देंगे, तो देयर में भी चांसेस कि वहां पे कोई भी स्लिप हो सकता है। तो वी हैव टू यूज नॉन स्लिपरी मैट इन द बाथ टब और इन द शावर। रिमूव एरिया रग्स, जो हम रखते हैं, रग्स वगैरह जो हम मैट्स वगैरह रखते हैं जो स्लिपरी होते हैं, वो हमें क्या है, अवॉइड करने हैं। इंस्टॉल हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टेयर केसेस, अगर तुम्हारे घर में स्टेयर केस है, तो यू हैव टू इंसर्ट और यू हैव टू इंस्टॉल हैंड रेल्स ऑन द बोथ साइड, जिसकी हेल्प से क्या हो कि हैंड रेल्स को पकड़ के कोई भी नीचे ऊपर आसानी से चला जाए और उसमें वहां पे फॉल होने के चांसेस ना रहे। इम्प्रूव लाइटिंग इन द होम स्पेशली अराउंड स्टेयर्स, अगर तुम्हारे घर में स्टेयर्स है, तो तुम्हें वहां पे अच्छी लाइटनिंग प्रोवाइड करनी है। अगर कोई अंधेरे में वहां से जा रहा है, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को फॉल हो सकता है, पर्सन को फॉल हो सकता है, स्पेशली चिल्ड्रन और ओल्डर पेशेंट्स में। तो हमें वहां पे क्या करना है, लाइटनिंग जो है वहां पे प्रॉपर देनी है। कीप स्टेयर्स एंड फ्लोर क्लियर ऑफ क्लटर, जो भी हमें स्टेयर्स हैं या हमारे फ्लोर्स हैं, हमें वहां पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं फेंकनी है जिसकी वजह से फॉल हो सकता है। जैसे कहीं पे भी कुछ भी चीज फेंक दो, तो उससे क्या होगा, हमें फॉल होने के चांसेस रहते हैं। गेट रेगुलर विजन चेकअप प्रॉपर, अगर ओल्डर पेशेंट है, तो वी हैव टू go to the clinics for the regular checkups of their eyes, get regular exercises if possible for the patient or the person, we have to tell the patient to do regular exercises। उससे क्या होगा, रेगुलर एक्सरसाइजेज और जो भी चीजें हैं डेली लाइफ में करने से क्या होगा, उनकी जो बॉडी है फिजियोलॉजिकल, मेनली ओल्डर पेशेंट्स में जो इम्पेयरमेंट्स आती हैं, वो नॉर्मली उन चीजों से क्या करेंगे, कॉप अप कर पाएंगे और प्रॉपरली अपनी जो लाइफ डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आता है, ये मेनली हमारा ओल्डर पेशेंट्स और ओल्डर एडल्ट्स के लिए ही था। प्रिवेंटिंग हेड इंजरीज इन चिल्ड्रन, हम चिल्ड्रंस में कैसे हेड इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंस्टॉल सेफ्टी गेट एट द टॉप ऑफ द स्टेयर वे, अगर हमारे घर में स्टेयर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां से स्टेयर शुरू हो रही है वहां पे हम एक स्टेयर गेट लगा देंगे। नहीं तो क्या चांसेस होते हैं कि बच्चे कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, अगर स्टेयर गेट नहीं होगा तो वहां से वो गिर सकते हैं। कीप स्टेयर्स क्लियर ऑफ क्लटर, कि वहां पे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इंस्टॉल विंडो गार्ड्स काइंड ऑफ, जैसे हमारी अगर विंडोज हैं, तो वहां पे हम कुछ भी शीट लगा सकते हैं जिसकी वजह से विंडो से बच्चा ना गिरे, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पुट अ नॉन स्लिप मैट, वही है नॉन स्लिपरी मैट, हमें बाथटब और शावर के वहां पे रखना है। यूज प्लेग्राउंड दैट हैव शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ऑन द ग्राउंड, ऐसे प्लेग्राउंड्स हमें बनाने हैं या वैसे प्लेग्राउंड्स हमें यूज करने हैं जहाँ पे शॉक ऑब्जर्विंग मटेरियल जो है ग्राउंड में हो, मतलब वहां पे कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे बच्चों को लग सके। मेक श्योर एरिया रग्स आर सिक्योर, जो भी एरिया रग्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए, उनसे बच्चों को कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले ऑन फायर एस्केप्स और बालकनीज, चिल्ड्रंस को ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना है जहाँ पे फायर या फिर बालकनीज में उनको नहीं छोड़ना है, बिकॉज उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो वो कभी भी वहां से गिर सकते हैं। तो इन चीजों को हम ध्यान में रख के हम अपने बच्चों और मेनली जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनको हम क्या है,
चेक कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉल से। ग्लासको कोमा स्केल तुमने पढ़ा होगा, ऑब्वियस है, उसमें 15 पॉइंट टेस्ट होता है जो हमारा हेल्प करता है कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए, कि हमारा जो 3 to 15 हम इसमें स्कोरिंग करते हैं कि हायर और लेसर स्कोर के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, इमेजिंग टेस्ट हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं। विल गो फॉर सीटी स्कैन, हम पेशेंट का सीटी स्कैन करेंगे, उसमें हम पेशेंट की तुम्हें पता है क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देखते हैं, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से एरिया में हमें जो इंजरी हुई है या कहीं पे हेमरेजेस हुआ है, कंट्यूशंस हुई है, हेमेटोमेस हुआ है, कुछ भी ब्लड क्लोट्स हुए हैं या कुछ भी जो भी चीज हुई है, हमारे कितने टिश्यूज उसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं पे इन्फ्लामेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो सब हम सीटी स्कैन से क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देख के हम पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होता है, हम साउंड वेव्स की रेडियो वेव्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें अपने पूरी बॉडी का इमेजेस देखते हैं, तो हमें इसमें ये पता लग जाता है कि हमारी कौन सी पर्टिकुलर जगह में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोनीटर, हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोनीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हेड इंजरी हुई होती है तो हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वहां पे चांसेस होते हैं कि वो इंक्रीज हो जाए। 7 to 15 mm ऑफ एच जो होता है हमारा नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, तो उसको चेक करने के लिए मोनीटर्स आते हैं जिसकी वजह से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू माइल्ड ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी। माइल्ड इंजरीज जो हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को माइल्ड इंजरी हुई है, कोई ज्यादा पेन नहीं है या फिर पेन है, कोई ब्लड नहीं निकल रहा है या ऐसे ही जस्ट ब्लो हुआ है, तो उन पेशेंट को हम पेन रिलीवर्स दे सकते हैं, या फिर उन पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, हेडेक हो रहा है तो पेन रिलीवर से उसको रिलीव कर सकते हैं, रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, उसके वाइटल्स को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ भी एब्नॉर्मलिटी लग रही है तो हम ग्लासको कोमा स्केल भी पेशेंट का चेक कर सकते हैं। Immediate emergency care for moderate to severe focus on making sure that person has enough oxygen and adequate blood supply, maintaining blood pressure and preventing any further injury to head or neck. Immediate पेशेंट के लिए होती है जिनको मॉडरेट टू सिवियर अगर इंजरी हुई है तो हमें सब कुछ चेक करना है, मेनली उनके वाइटल्स चेक करने हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर पल्स ऑक्सीमीटर से हम ये भी चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, नॉर्मली वाइटल्स हमें उसके जो है वो चेक करने हैं। मेडिकेशंस में अगर हेड इंजरी है तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट को सीजर्स आ जाएं, तो उस कंडीशन में हमें एंटी सीजर्स मेडिकेशन पेशेंट को देनी है। कोमा इंड्यूसिंग ड्रग्स, कोमा इंड्यूसिंग, कोमा में भी पेशेंट चला जाता है तो उस कंडीशन में, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ब्रेन इंजरी हुई है तो हो सकता है पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचे, जिसकी वजह से क्या है पेशेंट को कोमा में जा सकता है, तो वो हमें मेडिकेशन देनी है। पेशेंट को डायरेटिक्स देनी है, मेनली पेशेंट को डायरेटिक्स हम क्यों देते हैं, डायलिसिस के लिए या फिर हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें लगेगा कि पेशेंट का इनटेक आउटपुट अच्छा नहीं है तो विल गिव डायरेटिक्स टू द पेशेंट। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, हिमेटोमास, रिमूविंग क्लोटेड ब्लड, अगर कहीं पे ब्लड क्लोट हुआ है तो हम हिमेटोमास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी ब्लड क्लोट हुआ है हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं वहां से क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी, तो वो क्या होगा, उनकी रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ हम कर सकते हैं। Repairing skull fracture, surgery to be needed to repair severe skull fracture or to remove pieces of skull in the brain. स्कल फ्रैक्चर्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर कुछ पीसेस जो हमारे इंजर्ड हो गए हैं या डेड हो गए हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, और हम सर्जरी कर सकते हैं अगर कोई भी हमें स्कल में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हम कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। ब्लीडिंग इन द ब्रेन, अगर ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में तो हम उसको सर्जरी की हेल्प से ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ओपनिंग अ विंडो इन द स्कल, सर्जरी में बी यूज्ड टू रिलीव प्रेशर इनसाइड द स्कल बाय ड्रेनिंग accumulated cerebrospinal fluid or creating a window in the skull that provide more room for swelling
स्वोलन टिश्यूज। तो हम इसमें मेनली यही करते हैं कि हम सर्जरी से क्या करते हैं, एक स्कल में अगर बहुत ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है अकमुलेट होने लग गया है तो वहां पे या तो एक नई विंडो बना देते हैं जिससे वो ड्रेन आउट हो जाता है, या फिर हम क्या करते हैं स्कल में प्रेशर देते हैं जिसकी वजह से वो अकमुलेटेड जो फ्लूइड होता है वो क्या है वहां से बाहर ड्रेन आउट होने लग जाता है। देन रिहेबिलिटेशन में हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोल सकते हैं, बिकॉज हो सकता है हेड इंजरी हुई है तो पेशेंट को कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें पेशेंट को वहां भेजना है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उनको मेडिसिन या जो भी रिहेबिलिटेशन थेरेपीज उनको करवानी है वो करवा के पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देन नेक्स्ट कम्स टू ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनको भेजेंगे ताकि उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है उनको वो अच्छे से परफॉर्म कर ले। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास हम उनको भेजेंगे बिकॉज हमें पता है जब भी कोई हेड इंजरी हुई है तो पेशेंट को क्या है, उसको कोऑर्डिनेट करने में, बैलेंस मेंटेन करने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको फिजिकल थेरापिस्ट के पास भेजेंगे जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट पैटर्न या फिर बैलेंस और वॉकिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट, जब भी पेशेंट को ब्रेन इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट की जो स्पीच है वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता, समटाइम्स स्लर्ड स्पीच हो जाती है। तो इस केस में हमें उसको स्पीच थेरापिस्ट के पास भी भेजना है ताकि वो अपने बोलने या कम्युनिकेट करने की स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सके। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, उसमें क्या है, अगर पेशेंट को कोई भी कोग्निटिव थिंकिंग से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड हमें लग रहा है कि कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे जिसकी वजह से वो उसको कॉपिंग स्ट्रेटेजीज बताएगा और उसकी कंडीशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। Then next comes to social worker और केस मैनेजर। सोशल वर्कर और केस मैनेजर के पास हम पेशेंट को क्यों भेजते हैं, सोशल वर्कर और केस मैनेजर्स ये ऐसी एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, उनके डिसीजंस जो भी उनको लेने हैं उनकी केयर के रिगार्डिंग, या उनको डिस्चार्ज चाहिए या जो भी है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनको वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देते हैं एंड काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए टू द पेशेंट, टू द फैमिली मेंबर्स, टू द रिलेटिव, सबको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम उनके पास भेजते हैं। रिहेबिलिटेशन नर्स, रिहेबिलिटेशन नर्स क्या होती है, जो उसको रिहेबिलिटेशन केयर प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनको डिस्चार्ज प्लान करने के लिए और उसके बाद फॉलो अप करने के लिए उनको सारी जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में वो बताती है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी नर्स स्पेशलिस्ट, जो उनको एजुकेट करती है, फैमिली को एजुकेट करती है रिकवरी के लिए कि इनकी रिकवरी में क्या क्या चीजें जो हैं वो पेशेंट को हेल्प कर सकती हैं, उन चीजों के रिगार्डिंग वो क्या करती है, उन फैमिली मेंबर्स पेशेंट को एजुकेट करती है। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट ये क्या करती है, उनको एक्टिविटीज के बारे में बताती है, उनको एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन जो भी होती है उनके बारे में बताती है जो पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। वोकेशनल काउंसलर, वोकेशनल काउंसलर क्या होता है, वो असेस द एबिलिटी टू रिटर्न टू वर्क एंड अप्रोप्रिएट वोकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड हु प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस इन द वर्क प्लेस। अगर कोई पर्सन जो है काम कर इंजरी के बाद, ठीक होने के बाद, रिकवरी के बाद अगर उसको काम पे जाना है तो वो ऐसी काउंसलर होती है जो उसको काउंसिल करती है कि क्या क्या चैलेंजेस तुम्हें वर्क प्लेस में आ सकते हैं और उनको उनके साथ कोप अप, उनके साथ टैकल कैसे करना है वो उसको उसके बारे में बताती है। कोपिंग एंड सपोर्ट में व्हाट वी विल डू, ज्वाइन अ सपोर्ट ग्रुप। हम पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं कि कोई भी थेरेपिस्ट है या कोई भी सपोर्ट ग्रुप है तुम्हारे नियर बाय सराउंडिंग्स में या हॉस्पिटल या एजेंसीज में, तो हम उसको ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। राइट थिंग्स डाउन, अगर उसको कुछ चीजें याद नहीं रह रही, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ चैलेंजिंग लग रहा है, तो हम उसको एनकरेज कर सकते हैं कि वो उन चीजों को रिकॉर्ड बना के रखे, उन इम्पोर्टेंट थिंग्स को लिख के रखे ताकि उसको रिमेम्बर करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। फॉलो और रूटीन, वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट कि उसको जो भी टाइम स्केड्यूल है उसको अपने अकॉर्डिंग बना के उसको पूरा फॉलो करना है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे उसकी डेली एक्टिविटीज के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल के विजिट हो आज हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको अपने अकॉर्डिंग टाइम स्केड्यूल करना है और उसको वो रूटीन जो है वो फॉलो करनी है। टेक ब्रेक्स, मेक अरेंजमेंट एंड वर्क और स्कूल टू टेक ब्रेक्स एज नीडेड,
उसको अपने वर्क इन्वायरमेंट में ऐसा अरेंजमेंट्स करनी है कि वो बीच बीच में ब्रेक लेके अपना जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ब्रेक चाहिए, जो भी है वो अपना उस अकॉर्डिंग कर ले. Alter work expectations और task. ऑल्टर वर्क एक्सपेक्टेशन और मतलब उसमें अगर उसको कोई भी एक्सपेक्टेशंस उससे कोई कर रहा है कि उसको पर्टिकुलर, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़ी सी अल्टरेशंस ला सकता है. बिकॉज अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो उससे क्या होगा, जो उसकी रिकवरी प्रोसेस है, ये रिकवरी फेज है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन सच एज लाउड बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम द टेलीविजन और रेडियो. अगर कोई भी उसको लग रहा है, बिकॉज इसमें क्या चांसेस होते हैं, इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के भी चांसेस होते हैं, तो उसको मिनिमाइज करना है कि कोई भी लाउड जो भी बैकग्राउंड नॉइस आती है वो ना हो. स्टे फोकस्ड, उसको बोलना है कि हमेशा अपने काम पे फोकस रहे. अगर एक काम वो कर रहा है तो उसको अच्छे से ही उसी काम पे फोकस करना है. अंडरस्टूड बीएससी? बीएससी अंडरस्टूड?